अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। अब हिस्टोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, लेयर्स हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल इन डिटेल्स। नाउ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है, वॉल का मतलब जो मोटाई है एलिमेंट्री कैनाल की, कहां से कहां तक, ईसोफेगस से रेक्टम तक, यानी कि ईसोफेगस से रेक्टम तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल की मोटाई जो है उसमें 4 लेयर्स प्रेजेंट हैं। पहली सेरोसा, सेकंड मस्क्यूलरिस, थर्ड सब म्यूकोसा एंड फोर्थ इज म्यूकोसा, यानी कि 4 लेयर हो गई। 4 लेयर कौन कौन सी, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब इस फिगर में अगर हम देखें तो ये 4 लेयर हमें प्रॉपरली दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले इस फिगर के हिसाब से बात कर लेते हैं। सेरोसा आउटर मोस्ट लेयर, यानी कि सबसे बाहर क्या है, सेरोसा, हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। सो आउटर मोस्ट इज सेरोसा। उसके बाद में आती है मस्क्यूलरिस। तो मस्क्यूलरिस में 2 हैं। पहले आउटर, आउटर इज लॉन्गिट्यूडिनल, बाहर की जो है आउटर मस्क्यूलरिस किस तरीके की है, लॉन्गिट्यूडिनल, और इनर किस टाइप की है, सर्क्यूलर। अब जब हम एलिमेंट्री कैनाल, मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है और इस एलिमेंट्री कैनाल का हम सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ से हमने इसको कट कर दिया और हम इसको सामने से देख रहे हैं, तो ये सामने का व्यू है, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन में हम इसको सामने से देख रहे हैं। तो सामने से देखने पे अगर कोई मसल लॉन्गिट्यूडनल है, लंबी लंबी मसल्स हैं, तो कटने पे वो कैसी दिखाई देंगी, गोल दिखाई देंगी। तो इनका जो सेक्शन है वो कैसा दिखाई देता है, सर्कल में दिखाई देता है। होती लॉन्गिट्यूडनल है बट सेक्शन में सर्कुलर दिखाई देती है, और सर्कुलर मसल डैश में दिखाई देती है, जैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें दिखाई दे रही है, पर्पल सेक्शन में। उसके बाद उसके अंदर होती है सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस के अंदर सब म्यूकोसा, और अंदर ही अंदर वाली होती है म्यूकोसा, जो कि ल्यूमन के कांटेक्ट में रहती है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे फूड है, यानी कि फूड के जो कांटेक्ट में रहती है उसको बोला जाता है ल्यूमन। अब यहाँ पे हम इन सारी लेयर्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेरोसा की। सेरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ मेसोथीलियम। इंपॉर्टेंट, किससे बनी होती है, मेसोथीलियम से बनी होती है। मेसोथीलियम क्या है, मेसोथीलियम है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। यह है सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम एंड इट इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ये किससे लाइंड है, ये मेसोडर्म से लाइंड है। इसको बोला जाता है मेसोथीलियम या एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। इसको विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को हम विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। तो यानी कि मेसोथीलियम से बनी होती है, और किससे बनी होती है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि 2 चीजों से बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम या मेसोथीलियम, और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है कि ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस में सेरोसा किस नाम से जानी जाती है, ईसोफेगस में सेरोसा को क्या बोलते हैं, तो ईसोफेगस में सेरोसा को बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। इट इज नोन एज ट्यूनिका एडवेंशिया। किससे बनी होती है, यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी है, बट एडिशनली यहाँ पे आ जाता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक और चीज क्या आ गई यहाँ पे, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज यहाँ पे आ गए। सो यहाँ पे ट्यूनिका एडवेंशिया, यानी कि सेरोसा को ट्यूनिका एडवेंशिया किस में बोला जाएगा, ईसोफेगस में बोला जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्टमक में क्या बोला जाएगा। तो स्टमक में इसको बोला जाता है
ओमेंटम। इन स्टमक इट इज नोन एज ओमेंटम। ओमेंटम किस लिए बोला जाता है? यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस फैट प्लस लिम्फ, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण इसको स्टमक में ओमेंटम बोला जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? सिरोसा की बात करें। सिरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। किसकी बात कर रहे हैं हम? एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने पढ़े कि इसोफेगस में ट्यूनिका एडवेंशिया एंड स्टमक में ओमेंटम, ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम। ग्रेटर ओमेंटम यानी कि स्टमक का बड़ा सी वाला जो हिस्सा है, ग्रेटर पार्ट, और जो छोटा वाला सी है दूसरी तरफ, दैट इज लेसर ओमेंटम। इसके बाद आता है दूसरे ऑर्गन्स में, यानी कि डियोडिनम में, जेजुनम में और इलियम में क्या बोलते हैं? तो उनमें सिरोसा को सिरोसा ही बोला जाता है। अब आती है सेकेंड लेयर, मस्क्युलैरिस। जैसा कि हमने पढ़ा है अभी कि आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। सो यहाँ पे मस्क्युलैरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं? जो हमारे ऑर्गन्स पे प्रेजेंट होती हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो होती हैं स्मूथ मसल, जिनको हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल्स। यूजुअली अरेंज्ड इनटू एन इनर सर्कुलर एंड एन आउटर लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि सर्कुलर इनर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। एंड ओब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन, यानी कि अगर हम बात करें कि जो ओब्लिक रीजन्स हैं उनमें ओब्लिक रीजन्स कौन से हैं? यहाँ पे स्टमक की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? जो ओब्लिक मसल है, ये ओब्लिक मसल कहाँ मौजूद है? ये स्टमक में मौजूद है। ये ओब्लिक मसल कहाँ मौजूद है? स्टमक में मौजूद है, यानी कि सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ स्टमक में ओब्लिक मसल भी प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल, यानी कि इन दोनों मसल्स के बीच में यहाँ पे जो नर्व है उसका एक जाल होता है, उस जाल को हम बोलते हैं प्लेक्सिस। तो यहाँ पे जो प्लेक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बैच प्लेक्सिस। किस किस के बीच में है? सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच में। तो आप इसको कॉल से या लैक से याद रख सकते हैं। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल के बीच का नर्व प्लेक्स, प्लेक्सिस यानी कि पूरा का पूरा न्यूरॉन का नेटवर्क क्या काम करेगा? ये इन मसल्स का पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट करवाएगा, यानी कि इन मसल्स को काम करवाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाएगा। ओब्लिक मसल की लेयर एक एडिशनल लेयर होती है जो कि बस स्टमक में मिलती है और किसी ऑर्गन में ओब्लिक मसल नहीं मिलती। द सबम्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे जो सबम्यूकोसा है, यानी कि ये तीसरी लेयर की बात की जा रही है, ये किससे बनी है? ये बनी है लूज कनेक्टिव टिश्यू। और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल प्लस लिम्फ वेसल्स प्लस नर्व्स। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे भी नर्व्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे एक और एडिशनल चीज की हम बात करेंगे। जब हम बात करते हैं सबम्यूकोसा की, तो जो डियोडिनम की सबम्यूकोसा है, उस डियोडिनम की सबम्यूकोसा में एक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। और ये इंटेस्टाइनल जूस का नॉन एंजाइमेटिक पार्ट बनाते हैं, यानी कि ये नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन इंटेस्टिनल जूस में सिक्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सबम्यूकोसा ऑफ डियोडिनम में प्रेजेंट होते हैं। क्या बनाते हैं? नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन बनाते हैं। किसका? इंटेस्टाइनल जूस का। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो सबम्यूकोसा है उसके साथ यहाँ पे जो नर्व्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे भी एक प्लेक्सिस प्रेजेंट है, यानी कि सबम्यूकोसा में जो प्लेक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं मिसनर्स प्लेक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? मिसनर्स
प्लेक्सेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि मिसनर्स प्लेक्सेस किस किस के बीच में होता है। अगर ध्यान दें तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे पहले सिरोसा, फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में तो आर्बेज प्लेक्सस हो गया, यानी कि यहाँ पे आर्बेज प्लेक्सस हो गए। बट जैसे ही सर्कुलर मसल्स खत्म होती हैं तो क्या शुरू हो जाती है, सब म्यूकोसा, यानी कि सर्कुलर मसल्स और सब म्यूकोसा के बीच में कौन होंगे, मिसनर्स प्लेक्सेस। किस किस के बीच में, सर्कुलर मसल्स एंड सब म्यूकोसा के बीच में। बट वहीं अगर स्टमक की बात आ जाती है, वहीं अगर किसकी बात आ जाती है, स्टमक की, तो स्टमक में किस किस के बीच में होंगे, ओब्लिक मसल एंड सब म्यूकोसा के बीच में होंगे। ध्यान रखना, ये जो प्लेक्सेस हैं किसके बीच में होंगे, मिसनर्स प्लेक्सेस, ओब्लिक मसल्स एंड सब म्यूकोसा के बीच में। फिर ये आ जाता है म्यूकोसा, जो कि इनर लाइनिंग है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि सब म्यूकोसा में क्या है, नर्व्स, लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वहां पे क्या है, नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है। इन द डिओडिनम द ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, जो क्या करते हैं, नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस का, और इंटेस्टाइनल जूस का टेक्निकल नाम है सक्कस एंटेरिकस। फिर हम बात करते हैं इनर मोस्ट, जो सबसे अंदर प्रेजेंट है, अंदर ही अंदर वाली लेयर। जो अंदर ही अंदर वाली लेयर है वो फूड के कांटेक्ट में, जहां से फूड जा रहा है, फूड जिसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो इनर मोस्ट लेयर है। इस इनर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ये फूड के कांटेक्ट में है, सभी ऑर्गन्स में ये अलग अलग तरीके से मॉडिफाइड है। तो थोड़े से इसके मॉडिफिकेशंस पढ़ते हैं। दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स, ये इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाती है, जिनको हम बोलते हैं र्यूगे। क्वेश्चन क्या बनाती है, ये र्यूगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि र्यूगे किसमें बनाती है, तो र्यूगे ये बनाती है स्टमक में। जब हमारा स्टमक एम्प्टी होता है, खाली पेट में, र्यूगे हमें अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं, और जैसे उसमें खाना आ जाता है तो ये जो म्यूकोसा लाइनिंग है ये चौड़ी हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, तो ये जो र्यूग्स हैं ये खत्म हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, यानी कि जो म्यूकोसा है वो छोटे छोटे फिंगर जैसी फोल्डिंग्स बनाती है, और इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं विलाय। जो फिगर में हमें दिखाई दे रहा है ये है विलाय। किसका मॉडिफिकेशन है, ये म्यूकोसा का मॉडिफिकेशन है। किसमें बन रही है विलाइज, स्मॉल इंटेस्टीन में। तो र्यूगे किसमें बनेंगे, स्टमक में, और विलाइज किसमें बनेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द सेल्स लाइनिंग द विलाई produces numerous microscopic projections called microvilli giving a brush border appearance। अब थोड़ा ध्यान से सुने, जो सेल्स हैं इंटेस्टाइन की, उन सेल्स को हम बोलते हैं एंटेरोसाइट्स। क्या बोलते हैं इन सेल्स को, एंटेरोसाइट्स। ये विलाई है, और अगर विलाई के ऊपर इस तरीके से और मॉडिफिकेशन हो जाए तो यहां बन जाएंगी माइक्रोविलाई। तो इन दोनों का काम क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि विलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन, यानी कि विलाई के ऊपर और मॉडिफिकेशन हो जाता है जिससे और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़े एब्जॉर्प्शन का। तो वो जो मॉडिफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। अब ये माइक्रोविलाई यहाँ पे जब प्रेजेंट है, जैसे ही वर्ड माइक्रोविलाई आता है तो हमेशा दिमाग में एक ही चीज क्लिक करनी चाहिए कि ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। तो यहाँ पे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ की जो एपिथेलियम है वो है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो यहाँ लिख लेते हैं कैसी एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और एपिथेलियम का टाइप क्या है, ग्लैंडुलर। तो एक और वर्ड आ जाएगा यहाँ पे, ग्लैंडुलर। और यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम ज्यादातर किसमें मिलती है, कॉल्यूमिनर। तो ये कौन सी हो जाएगी, सिंपल
कॉल्यूमिनर ग्लैंड्यूलर, सिंपल कॉल्यूमिनर ग्लैंड्यूलर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? ज्वेजिनम और इलियम में। स्टमक में यहाँ पे एपिथेलियम में मॉडिफिकेशंस कम होंगे, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाएंगे, इनको अभी हम पढ़ेंगे। सो दिस मॉडिफिकेशन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया एनॉर्मसली। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो मॉडिफिकेशन है ये सरफेस एरिया बढ़ाएंगे जिससे से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। जब भी फूड आएगा सिंपल फॉर्म में तो वो ज्यादा से ज्यादा फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सके। जो विलाइज हैं these are supplied with network of capillaries and a large lymph vessels called lacteal। तो इस फिगर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो इसकी बात करें, ये है विलाई, ये जो आपको फिंगर लाइक जो दिखाई दे रहा है, दिस प्रोजेक्शन इज विलाई। यहाँ पे जो नियॉन कलर से आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है जो नीचे आ रही है, फिर विलाइस के अंडरलाइन चल रही है इस तरीके से, ये है क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन। क्या है ये? क्रिप्स। और यही क्रिप्स क्या बनाते हैं? इंटेस्टिनल जूस बनाते हैं, क्योंकि इनमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती है जो इंटेस्टिनल जूस का सिक्रीशन करती हैं। अब जो विलाइज हैं इसके अंदर आपको नेटवर्क दिख रहा है रेड कलर का और ब्लू कलर का। ये जो नेटवर्क है ये नेटवर्क है आर्टरी और वेन का, यानी कि यहाँ पे जो रेड कलर है दैट इज आर्टरी, जो ब्लू कलर है दैट इज वेन। अभी हमें इस कलर का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस है नहीं, सिंपल आपको ध्यान रखना है कि विलाई में जो लाइनिंग है वो ब्लड वेसल की है, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। इसके साथ साथ यहाँ पे येलो कलर की लाइनिंग भी हमें इंटरनली दिखाई दे रही है, ये वाली, इस लाइनिंग को हम बोलते हैं लैक्टियल। ये है लिम्फ वेसल। तो लैक्टियल क्या है? लैक्टिल है लिम्फ कैपिलरी या लिम्फ वेसल। अब इधर जो आपको ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि जो ब्लड वेसल है ये किसका एब्जॉर्प्शन कर रही है? सभी चीजों का एक्सेप्ट फैट, यानी कि फैट के अलावा सारी चीजों का एब्जॉर्प्शन आर्टरीज कर रही हैं, यानी कि ब्लड वेसल कर रही हैं। तो फैट का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है? फैट का एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं लैक्टियल्स। फैट का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहे हैं? लैक्टियल्स कर रहे हैं। तो यहां लिख लेते हैं दे एब्जॉर्ब फैट। इसी कारण इनका रंग क्या है? व्हाइट कलर का है। तो ये जो वर्ड आया ये लैक्टोज से आया, लैक्टियल। अब यहाँ पे द म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस। यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है पूरे एलिमेंट्री कैनाल की, ध्यान रखने वाली बात है कि जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की इनर लाइनिंग है उस इनर लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है? वहां पे गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हैं। और जहां पे भी वर्ड आ जाता है गॉबलेट तो दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, क्या बनाएगा? ये म्यूकस बनाएगा। एक और क्वेश्चन, गॉबलेट सेल्स कैसी सेल्स हैं? यूनिसेल्यूलर। ये यूनिसेल्यूलर नेचर की हैं। अब यहाँ पे जो गॉबलेट सेल है इनका काम क्या है? स्टमक में अलग है, इंटेस्टाइन में अलग है, बट सबसे पहले हम स्टमक में पढ़ते हैं। द म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स द ग्लैंड इन द स्टमक, यानी कि जो म्यूकोसा है वो स्टमक में भी क्या बना रही है? अपने मॉडिफिकेशन दिखा रही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बना रही है। क्या बना रही है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये क्या सिक्रीट करेंगे? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेंगे। तो हल्का सा अगर हम इंट्रोडक्शन लें कि गैस्ट्रिक जूस का कॉम्पोजिशन क्या है और गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। तो यहां पे गैस्ट्रिक जूस की हम बात कर रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस बनाने वाली सबसे पहले हम सेल्स जानने कौन सी होती हैं। गैस्ट्रिक जूस बनाने वाली जो सेल्स हैं वो यहाँ पे अलग अलग टाइप का सिक्रीशन करेंगे क्योंकि अलग अलग टाइप की सेल्स हैं। पहली सेल्स हम बोलेंगे म्यूकस सेल्स, नाम से पता चल रहा है म्यूकस सिक्रीट करने वाली।
जैसा नाम वैसा ही काम। दूसरी सेल्स है पैराइटल सेल्स, या इनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोला जाता है। दीज आर नोन एज ऑक्जेंटिक सेल्स। These are parietal cells or these are auxantic cells. ये जो पैराइटल सेल्स हैं या ऑक्जेंटिक सेल हैं, ये सिक्रीट करती हैं H पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस। क्या सिक्रीट करती हैं? H पॉजिटिव आयंस एंड क्लोराइड आयंस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये आपस में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट है, इसका क्या फंक्शन है? सबसे पहला, ये किल करता है बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया को मारता है। दूसरा, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, इट एक्टिवेट एंजाइम्स, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रेजेंट है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे प्रेजेंट है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये फैक्टर क्या करता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने वाला फैक्टर है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। अब ये करता क्या है एग्जैक्टली? ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ बाइंड कर जाता है और उसको स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, क्योंकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है। विटामिन B12 को हम यूजुअली क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? साइनोकोबैलामिन। क्या बोलते हैं विटामिन B12 को? साइनोकोबैलामिन बोलते हैं। ये जो साइनोकोबैलामिन है, इसका एग्जैक्ट काम क्या है कि ये हमारे HB काउंट को मेंटेन रखता है। अब इसकी जब कमी हो जाती है तो पर्सन को जो डिजीज होती है, यानी कि साइनोकोबैलामिन, इस विटामिन की डेफिशिएंसी से जो पर्सन को डिजीज होती है, उस डिजीज को हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। द नेम ऑफ द डिजीज इज पर्नीशियस एनीमिया। इसके बाद जो नेक्स्ट सेल्स हैं स्टमक में ही, उन सेल्स को हम बोलते हैं चीफ सेल्स। जो दूसरी सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल्स या जाइमोजेंस। ये क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। क्या बनाती हैं ये? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन को एक्टिव करता है HCl, प्रोरेनिन को भी एक्टिव करता है HCl। यहां बन जाता है पेप्सिन और यहां बन जाता है रेनिन। अब यहाँ पे जो पेप्सिन है वो नॉर्मल प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और जो रेनिन है वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा बच्चों में। तो यहाँ पे दो टाइप की सेल्स हमने मेनली पढ़ी, पैराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स, जो कि जाइमोजेंस, इन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? जाइमोजेंस। ये इनएक्टिव होते हैं और इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है जो इनका एक्टिवेशन करता है। साथ साथ में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक काम और करता है, Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और Fe2 पॉजिटिव हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये पूरे, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दीज पार्ट्स आर नोन एज क्रिप्ट्स। और इनको हम क्या बोलते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन। क्या बोलते हैं? बेसिस ऑफ विलाई पे क्या प्रेजेंट है? क्रिप्ट्स ऑफ लाइबर्कन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या हैं।
डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ मौजूद रहने वाले, यानी कि इनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जिसमें 3 आते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास। यहाँ पे 3 ग्लैंड प्रेजेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स की। तो जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, या हम ये कह सकते हैं द सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन कि सैलिवरी ग्लैंड्स कितने पेयर हैं? 3 पेयर। पहला पैरोटिड ग्लैंड्स, पहला पेयर पैरोटिड ग्लैंड्स जो हमारे गाल के साइड में यानी कि कान के नीचे प्रेजेंट है। फिर आता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, यानी कि जॉ एंगल पे, लोअर जॉ के एंगल पे लोकेटेड है। तीसरा है सब लिंगुअल्स, बिलो टंग। आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो ग्लैंड्स हैं ये बक्कल कैविटी में नहीं है, ये जो ग्लैंड्स हैं ये आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट है, बट इनमें जो डक्ट मौजूद है वो डक्ट इनका सिक्रीशन लेके बक्कल कैविटी को दे देती है, और इस सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। तो यहाँ पे हल्का सा डिस्कशन और करें। पैरोटिड ग्लैंड के साथ जो डक्ट है दैट इज स्टैनसन्स डक्ट। पैरोटिड के साथ जो डक्ट है उसको बोलते हैं स्टैनसन्स डक्ट। सब मैक्सिलरी के साथ जो डक्ट है उसको बोलते हैं वॉटसन्स डक्ट। एंड जो सब लिंगुअल के साथ है उसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रिनिवस, डक्ट ऑफ रिनिवस। तो तीनों डक्ट आ गए यहाँ पे। अब ये जो डक्ट है ये क्या लेके आ रही है? सलाइवा लेके आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सलाइवा का कॉम्पोजिशन देखें कि सलाइवा में क्या क्या मौजूद है, सलाइवा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं। तो सलाइवा में प्रेजेंट है 99.9% वाटर। सलाइवा में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? वाटर। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं आयंस लाइक K पॉजिटिव, Na, Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, ये सारे आयंस यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सलाइवा का जो pH है दैट इज 6.8 pH, जो सलाइवा का pH है वो दैट इज 6.8 pH। तो यहाँ पे pH ध्यान रखना है, इसमें वाटर है, इसमें आयंस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स को हम बोलते हैं टाइलिन एंड लाइसोजाइम। टाइलिन को हम अल्फा अमाइलेज भी बोलते हैं। टाइलिन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा अमाइलेज। इसको अल्फा अमाइलेज बोलने का एक रीजन है कि हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें अल्फा बॉन्डिंग है केवल वही डाइजेस्ट होते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने का एंजाइम है। और यहाँ पे जो लाइसोजाइम है ये एंटी बैक्टीरियल होता है, या एंटी बैक्टीरियल का मतलब है कि हमारे मुंह में जो भी खाना गया है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन है उसको खत्म करेगा, उन बैक्टीरियाज को मार देगा। इसके साथ साथ ये जो टाइलिन है, ये टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का डाइजेशन करता है। These glands are situated just outside the buccal cavity and secrete salivary juice into the buccal cavity। मैंने क्या समझाया अभी कि ये जो सारे ग्लैंड्स हैं ये बक्कल कैविटी के बाहर होते हैं, बट इनका सिक्रीशन सारा बक्कल कैविटी में आता है डक्ट की सहायता से, और जिन ग्लैंड्स में डक्ट होती है उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीवर की। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, इंटरनल ग्लैंड, जिसका वेट 1.2 to 1.5 kg एक अडल्ट ह्यूमन में। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड या लोकेटेड है।
जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट हैज 2 लोब्स। एनसीईआरटी के आधार पे इसमें कितने लोब्स हैं? केवल 2 लोब्स हैं, लेफ्ट लोब एंड द राइट लोब। हमने 4 पढ़े हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम चलें तो हमें आंसर क्या देना है? 2 लोब्स, लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक लोब। The hepatic lobules are the structural and the functional unit of liver containing hepatic cells arranged in the form of cord. जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर की, उसको बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। इस तरीके से हमें हेपेटिक लोब्यूल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे सेंटर में कैविटी है और इस तरीके से जो सेल्स हैं उनका अरेंजमेंट होता है। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। हिपैटोसाइट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे ये पूरे को हम बोलेंगे लोब्यूल और एक सिंगल को हम बोलेंगे हिपैटोसाइट्स। ये जो कॉर्ड हैं इनको हम बोलेंगे हिपैटिक कॉर्ड, पूरे को हम बोलेंगे हेपेटिक लोब्यूल और इस पूरे के ऊपर एक लेयर होती है, इसको हम बोलेंगे ग्लिन्सन्स कैप्सूल। तो ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। हर लोब्यूल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है। मान लीजिए ये लोब्यूल है और इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की शीथ है, इस तरीके से लेयर बनी हुई है। तो इस लेयर की वजह से इसको बोला जाता है ग्लिन्सन्स कैप्सूल। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट ग्लिन्सन्स कैप्सूल। क्वेश्चन, ये जो ग्लिन्सन्स कैप्सूल है ये किसका फीचर है? ये फीचर है मैमल्स का। इंपॉर्टेंट। अब यहां पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स। ये जो हिपैटिक सेल्स हैं ये क्या सिक्रीट कर रही हैं? बाइल जूस सिक्रीट कर रही हैं। पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट, यानी कि जो बाइल जूस आ रहा है वो किस में जा रहा है? वो जा रहा है हिपैटिक डक्ट्स में। तो यहां हम लीवर बनाते हैं। लीवर में 2 लोब्स हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब। तो यहां पे हम इसको बोलते हैं राइट हिपैटिक लोब, लेफ्ट हिपैटिक लोब। दोनों में बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स हैं। बहुत सारे जो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं उनके साथ बहुत सारी छोटी छोटी डक्ट्स हैं जो सब जगह से बाइल को लेके आ रही हैं और अल्टीमेटली जो बाइल है वो किन में आता है? जो लीवर से आने वाली डक्ट हैं। तो यहाँ पे इस वाली डक्ट को हम बोलेंगे, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट एंड दिस वन इज राइट हिपैटिक डक्ट। दोनों डक्ट आ गई, लीवर से आ रही हैं और जब ये दोनों डक्ट आ जाती हैं तो इनको हम बोल देते हैं, एक साथ जब ये कंबाइन हो जाती हैं तो इनको बोलते हैं हम कॉमन हिपैटिक डक्ट। कैसे लिख सकते हैं इसको? राइट हिपैटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कलेक्टिवली नोन एज कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो ये वाली जो डक्ट है ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है। अभी जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है ये क्या कैरी कर रही है? बाइल कैरी कर रही है और ये जो बाइल कैरी कर रही है किसको दे रही है? गॉल ब्लैडर को। तो हम क्या बोल रहे हैं? द हिपैटिक डक्ट इज स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेट इन अ थिन मस्कुलर सैक, यानी कि द बाइल सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल्स पासेस थ्रू द हिपैटिक डक्ट। जो बाइल आया है वो कहाँ पे पास हो गया है? वो पास हो गया है बाइल डक्ट्स में एंड इज स्टोर्ड एंड कॉन्सेंट्रेट इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, यानी कि अब वो फाइनली किसके पास आ गया है? गॉल ब्लैडर के पास आ गया है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल को थिक करेगा और स्टोर करेगा। जो बाइल के साथ यानी कि लीवर और बाइल को लाने वाली कॉमन डक्ट यहां बन जाती है, बट कॉमन किस तरीके से बनती है? यहाँ पे जो लीवर से आ रही हैं उनको तो हम हिपैटिक डक्ट्स बोल रहे हैं और जब वो
गॉल ब्लैडर से आने वाली डक्ट के साथ फ्यूज हो जाती है तो इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ से जब बाइल पास होगा और इस वाली डक्ट में आएगा तो इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। बट एक और चीज यहाँ पे, जो गॉल ब्लैडर वाली डक्ट है यानी कि डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टिक डक्ट। यानी कि गॉल ब्लैडर से जो बाइल को लेके आ रही है, गॉल ब्लैडर से जो जुड़ी हुई डक्ट है, दैट डक्ट इज सिस्टिक डक्ट या फिर डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। सो दिस वन इज द सिस्टिक डक्ट। अब यहाँ पे जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट यानी कि कॉमन बाइल डक्ट भी बोल सकते हैं उसको, ये फ्यूज हो गई और फ्यूज होने के बाद एक कॉमन बाइल डक्ट बन गई, ये वाला जो कॉमन बाइल डक्ट बन गई। अभी जो कॉमन बाइल डक्ट है, क्योंकि लीवर से भी बाइल आ रहा है और गॉल ब्लैडर से भी बाइल आ रहा है, तो यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट बनी है इसको हम बोलते हैं डक्टस कोलेडोकस। What we call it? We call it ductus coledochus. So the duct of the gallbladder, cystic duct along with the hepatic duct, cystic duct और hepatic duct, cystic duct और hepatic duct, यहाँ लिख लेते हैं cystic plus hepatic duct, दोनों को मिला के क्या बना? कॉमन बाइल डक्ट बन गया। एक और चीज, यहाँ पे गॉल ब्लैडर में कई कई कंडीशन में स्टोन हो जाता है तो उस कारण से गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। तो जब गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टेक्टमी। टमी वर्ड का मतलब है कि सेक्शनली किसी चीज को रिमूव किया गया है। तो जब गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्टेक्टमी। और जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है उसको हम बोलते हैं कोलेलिथाइसिस, दैट इज द स्टोन ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसका कारण है कोलेस्ट्रॉल और कुछ पिगमेंट्स। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर एंड द कॉमन बाइल डक्ट, ये तो फ्यूज हो गई और इन्होंने बना दिया कॉमन बाइल डक्ट। अभी जो कॉमन बाइल डक्ट नीचे आएगी और नीचे किसको लेके आएगी? ये नीचे लेके आएगी बाइल को, यहाँ पे बाइल आ गया है नीचे। अब ये जो बाइल है ये फ्यूज यानी कि फिर से किसके साथ मिक्स होगा? पैनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होगा। तो यहाँ पे कुछ नई चीजें और ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे ये जो पैनक्रियाज की डक्ट है, ये वाली जो येलो कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, पैनक्रियाज में प्रेजेंट है। तो इस पैनक्रियाटिक डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। क्या बोलेंगे इसको? डक्ट ऑफ विल्सन। अब ध्यान से सुनना, ये बाइल डक्ट यानी कि अब यहाँ पे ये बाइल डक्ट क्या हो गई? ये हो गई अब कॉमन बाइल डक्ट, लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों से आने वाली। यहां से ये हो गई पैनक्रियाटिक डक्ट यानी कि डक्ट ऑफ विल्सन। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो बाइल को रेगुलेट करेगा, यहाँ पे एक स्फिंक्टर मौजूद होगा, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट के पास, मतलब अगर हम ड्रॉ करें तो इस एरिया में एक स्फिंक्टर मौजूद होगा। इस स्फिंक्टर को हम बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या बोलेंगे इसको? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बाइल डक्ट है और वो जुड़ गई है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ, तो यहाँ पे जहाँ दोनों डक्ट जुड़ी तो वो एरिया हल्का सा फूल जाएगा, इस तरीके से वो एरिया मोटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जुड़ने से इसमें थिकनेस हो गई। तो इस एरिया को हम बोलेंगे एम्प्यूला ऑफ वेटर। क्या बोलेंगे इसको? एम्प्यूला ऑफ वेटर। और इस एम्प्यूला ऑफ वेटर की जो एंड है यानी कि इसका जो टर्मिनल पार्ट है, यानी कि इस डक्ट का जो एंड पार्ट है, ये वाला,
यहाँ पे फिर से सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगी, और ये जो सर्कुलर मसल्स हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में जो सर्कुलर मसल्स होंगी जो डायरेक्टली जूस को रेगुलेट करेंगी वो होंगी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पे प्रेजेंट है? हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के एंड पे प्रेजेंट, यानी कि हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट मतलब क्या है? यहाँ पे लीवर और गॉल ब्लैडर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट, क्या बोलेंगे इसको? कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट के फ्यूजन से बना हुआ पार्ट इज हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है? डिओडिनम में। ये एरिया यहाँ पे हल्का सा मोटा हो जाता है इस तरीके से, तो इसको हम बोलेंगे एम्पुला ऑफ वेटर। और यहाँ पे जो पार्ट डिओडिनम में ओपन हो रहा है वहाँ पे स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट है, सर्कुलर मसल है, तो वो क्या करेंगी, किस तरीके से रेगुलेट करेंगी कि दोनों तरीके से, यानी कि दोनों जूसेस एक साथ डिओडिनम में आ जाए। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर मौजूद है इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो यहाँ पे बॉयडन कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉयडन प्रेजेंट है कॉमन बाइल डक्ट पे, यानी कि ये लीवर और गॉल ब्लैडर से आने वाले बाइल को रेगुलेट कर रहा है, और बाइल और पैनक्रियाटिक जूस दोनों को जो रेगुलेट कर रहा है दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और जो फूला हुआ हिस्सा है वो क्या है? एम्पुला ऑफ वेटर। दिस एरिया इज एम्पुला ऑफ वेटर। द बाइल डक्ट एंड द हिपैटिक डक्ट, बाइल डक्ट और हिपैटिक डक्ट दोनों एक साथ ओपन हो जाती हैं डिओडिनम में और बनाते हैं कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, एंड दिस कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। नेक्स्ट, द pancreas is a common or it is a compound gland. Why it is compound gland? Because it is exocrine as well as endocrine, यानी कि ये दोनों नेचर का है। ये एक्सोक्राइन नेचर का भी है और ये एंडोक्राइन नेचर का भी है। यहाँ पे जो हमारे काम का है वो है इसका एक्सोक्राइन पार्ट, क्योंकि इसका एक्सोक्राइन पार्ट में पैनक्रियाटिक एसिनी है जो कि पैनक्रियाटिक जूस बनाती है, और इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स हैं जो कि बनाती हैं हार्मोन, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये बनाती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। क्या करता है इंसुलिन? ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। और वहीं ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। यानी कि ये दोनों हार्मोन्स एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। सो द पैनक्रियाज इज अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन elongated organ situated between the limbs of U-shaped duodenum। यानी कि जो डिओडिनम का लूप है, ये मान लीजिए डिओडिनम है और ये सी शेप्ड पार्ट है, तो इस सी शेप्ड पार्ट के लूप में प्रेजेंट है, ये लूप बन जाता है और इस लूप में प्रेजेंट है पैनक्रियाज। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम। यानी कि जो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है जिसमें पैनक्रियाटिक एसिनी मौजूद है वो क्या बनाती है? वो पैनक्रियाटिक जूस बनाती है जिसका नेचर एल्कलाइन है। एंड जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। सो यहाँ पे हमने बात की पैनक्रियाटिक जूस के बारे में और बाइल जूस के बारे में। हल्का सा बाइल जूस का मैं इंट्रोडक्शन आपको और दूंगी कि बाइल जूस का कॉम्पोजिशन क्या है। हल्का सा जो बाइल जूस है उस बाइल जूस में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें प्रेजेंट हैं बाइल सॉल्ट्स।
यहाँ पे प्रेजेंट हैं बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। जो बाइल सॉल्ट्स हैं उसमें मेनली कौन से हैं, जैसे सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टेरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। इसी के साथ साथ NaOH, Na2CO3 एंड NaHCO3, यानी कि इतने सारे सॉल्ट्स मौजूद हैं। पैरेलली यहाँ पे आयंस प्रेजेंट हैं, आयंस जैसे K पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव। बाइल जूस एक एल्कलाइन नेचर का है, तो इसका जो pH है, यानी कि यहाँ पे जो pH है वो है 7.8, एल्कलाइन pH है, तो लगभग हम इस pH पे ये बोलते हैं कि बाइल काम करता है। दूसरा हम बात करते हैं बाइल पिगमेंट्स की, जो दो टाइप के हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। जो बिलीरुबिन है वो येलो कलर का है और जो बिलीवर्डिन है दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। एंड ये बनते कैसे हैं, ये हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन से बनते हैं और फीकल मैटर को येलोइश ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ जो बाइल सॉल्ट्स हैं उनका काम है इमल्सिफिकेशन करने का। बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन क्या है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल का स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होना, बड़ी ड्रॉप का छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट होना इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। यानी कि यहाँ पे लार्ज फैट है और ये जो लार्ज फैट है ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल फैट में। इस एक्शन को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन और ये जो एक्शन है इसके बाद बनती हैं मिसल्स। तो यहाँ पे हमने सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया है। जो जो भी क्वेश्चन रिलेटेड टू बाइल जूस या पैनक्रियाटिक जूस या इनके कॉम्पोजिशन से या इनके पीएच से आते हैं वो भी हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड का डाइजेशन किस तरीके से होता है।